नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम किसानों का बढ़ा मान, उन्नत होता किसान में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार का बजट 2026-27 पेश हो चुका है और इस बार विशेष रूप से गांव, गरीब और किसान पर केंद्रित ये बजट रहा है। इस बजट की सबसे बड़ी खासियत यही रही कि सरकार ने न केवल धान की कीमतों को स्थिर रखा है, बल्कि खेती किसानी को आधुनिक और विविधतापूर्ण बनाने के लिए खजाना भी खोल दिया है। बजट में वैकल्पिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं ताकि किसान आर्थिक तौर पर सशक्त हो सके, किसान आत्मनिर्भर बन सके। इसकी कोशिश भी की गई है। साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास के लिए स्वीकृति दी गई है। इधर ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देने को लेकर केंद्र सरकार का जो अनुदान केंद्र से आ रहा था, उसमें राज्य सरकार 150 करोड़ रुपए का प्रावधान भी कर रही है। दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपए का अलग से बजट रखा गया है। रसायनों के उपयोग को कम से कम करने के लिए जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पशुओं की नस्ल को सुधारने के लिए चारा उत्पादन के लिए लगभग 18 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन तमाम प्रयासों का उद्देश्य और मकसद एक ही है, खेती को मुनाफे का क्षेत्र बनाना, किसानों को प्रोत्साहित करना, उनको आर्थिक तौर पर संपन्न करना। तो किसानों के लिए ये बजट खासतौर पर इस बार फोकस किया गया है, इसलिए इसको गांव, गरीब और किसान पर केंद्रित बजट बताया गया है। तो इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करा दे। पुरंदर मिश्रा, विधायक, भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पारसनाथ साहू जी, किसान नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ साथ रुद्र अवस्थी जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि ये विषय किसानों से जुड़ा हुआ है, मुझे लगता है पारसनाथ साहू जी आपसे बेहतर इससे हमें कोई समझा नहीं पाएगा, इसलिए शुरुआत आपसे ही करते हैं। आप ही बताइए जरा, बजट को लेकर कौन से वो प्रावधान जो लगता है आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं इस बार, क्योंकि गांव, गरीब और किसान तीनों पर फोकस किया गया है। हम पढ़ रहे थे जब, तो उसमें और बातें सामने आती है कि 10,000 करोड़ का कृषक उन्नति योजना के तहत प्रावधान किया गया है। दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, कपास के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ 18 करोड़ पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए प्रावधान किए गए। 600 करोड़ दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन मजदूर कल्याण के लिए आवंटित करने की बात कही गई है। ये किसानों के लिए कितना सशक्त करने वाला बजट आप देखते हैं? ये जो प्रावधान किए गए, इससे कितनी मजबूती किसान को मिलेगी? निश्चित रूप से किसानों की आर्थिक स्थिति इससे मजबूत होने वाली है। अभी आप बता रहे थे कि पाम ऑयल की खेती, मैं खुद ट्रेनिंग करने गया था और इस साल 10 एकड़ में लगाने जा रहा हूं। और मेरे जैसे छत्तीसगढ़ में भी 30 किसान इसको अपना रहे हैं और छत्तीसगढ़ के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। हम जहां धान की खेती में 25-30 हजार रुपये मुश्किल से कमा पाते थे, वो 1 से 2 लाख रुपये प्रति एकड़ किसानों को फायदा होगा। और इसके अलावा हमें मुफ्त बिजली भी मिल रही है किसानों को। साथ ही अभी कृषक उन्नति योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए की राशि हम किसानों को मिला है होली के पहले, उससे भी किसानों की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हुई है। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि कुछ कमियों को छोड़ दिया जाए तो छत्तीसगढ़ के किसान काफी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर एक सकारात्मक माहौल बन गया है। रुद्र अवस्थी जी, किसानी को लेकर, खेती को लेकर एक जो माहौल बनता है वो पॉजिटिव बहुत कम ही बन पाता है, लेकिन इस बार हमने देखा है कि किसानों की चाहे मुक्त ऋण की बात जाए, किसानों के को लेकर फोकस करना हो, उन भविष्य के नवाचार को लेकर ध्यान देने की बात हो, हर एक पहलू को बारीकी से मद्देनजर रखते हुए इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। आप कैसे देख रहे हैं किसानों के इस फोकस होते बजट को और उनकी बदलती परिस्थितियों को लेकर? देखिए, प्रमुख बात जो आपने भी अपने ओपनिंग कमेंट में कही है कि खेती को मुनाफे का क्षेत्र बनाने की दिशा में काम हो रहा है, तो ये बजट में ये चीज साफ झलकती है। एक तो वैसे भी अगर छत्तीसगढ़ के किसानों की बात की जाए, यहाँ
धान की खेती सबसे अधिक होती है। करीब 80% जो किसान हैं वो उसी के सहारे अपनी जिंदगी बसर करते हैं। ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत खास बात है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे अधिक धान की कीमत छत्तीसगढ़ में मिलती है। और ये हमारे गांव की जो आर्थिकी है उसका अगर आप आकलन करें तो इसका सहज ही अंदाजा लग जाएगा कि गांव में पिछले कुछ वर्षों के दौरान जिस तरह का बदलाव, जो परिवर्तन दिखाई देता है। यानी आप अगर खेती को मजबूत करेंगे तो उससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था होगी और शहर पर भी उसका असर पड़ेगा। ये तो एक अलग बात हुई। जहां तक इस बजट का सवाल है, इसमें खेती के जो विभिन्न आयाम हैं, विभिन्न क्षेत्र हैं उससे जुड़े हुए, जैसा आपने ही बताया अभी कि वैकल्पिक खेती को लेकर भी बात हो रही है कि जो ऑर्गेनिक खेती है ये बिना जैविक खाद और बिना दवाइयों के उपयोग के भी जिसका उत्पादन होता है तो उसके दाम भी अलग ऑर्गेनिक फसलों के मिलते हैं। इस दिशा का इसके लिए भी कुछ काम करने का प्रावधान है। दालों की खेती, मैंने कहा ना कि धान की खेती बहुत अधिक होती है, लेकिन इसके साथ साथ फसल चक्र में परिवर्तन करने की बहुत बड़ी जरूरत है। इसकी भी झलक इस बजट में दिखाई दे रही है। और खेती जो है वो पशुओं के बिना या जो पशुधन के का भी जो क्षेत्र है हमारे गांव की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ, उसके भी चारा विकास के लिए और भी पशुधन के विकास से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उनका प्रावधान इसमें किया गया है। मुझे लगता है कि ये जो संकल्प दिखाई दे रहा है सरकार का, अगर इस पे पूरी तरह से ईमानदारी से अमल हो तो इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले समय में जो छत्तीसगढ़ के किसान जो हैं, आज अगर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा धान की कीमत पा रहे हैं तो और भी क्षेत्रों में ये आगे बढ़ेंगे और इनकी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर हो सकती है। ये प्रावधान दिखाई दे रहे हैं। हालांकि देखिए एक चीज है कि सरकारी स्तर पर जो धान खरीदी चल रही है उसका व्यापक असर छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से ही दिखाई देने लगा था। लेकिन ये जो अभी हाल के वर्षों में जो सरकार के प्रयास हो रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो छत्तीसगढ़ के किसानों को उसकी अहमियत अच्छी से मालूम है। वो मेहनत कश हैं, बहुत मेहनत करके हर बार आप देखिए उत्पादन जो है हमारा बढ़ जाता है। धान की खरीदी के आंकड़े बताते हैं कि धान सरकार किस तरह से खरीद रही है। और ऐसे ही अगर अन्य फसलों की भी खरीदी हो, उसका भी मार्केट मिले, तो मैं समझता हूं कि अन्य जो फसलें हैं वो भी किसान ले सकेंगे और इससे जो कैश क्रॉप और जैसी चीजों का अपन यहाँ अगर उत्पादन करें तो इसका लाभ भी निश्चित रूप से सुनिश्चित मिल सकता है। जाहिर सी बात है, जिस तरह से आपने भी बताया है, और छत्तीसगढ़ की जो पहचान है वो किसानों से ही है। 70 से 80% किसान है। धान का कटोरा हम छत्तीसगढ़ को कहते हैं। और यहाँ पर पुरंदर जी आपको भी मैं लाना चाह रहा हूँ, किसानों के उन विषयों को खासतौर पर मद्देनजर रखा गया है कि हम बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि हम धान की खेती पर फोकस करते हैं, क्योंकि 3100 रुपए का जो समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल मिलता है उसके बाद हम बाकी फसलों की तरफ फोकस नहीं कर रहे थे। लेकिन इस बार उस पर विशेष ध्यान देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए दालों पर खासतौर पर फोकस किया गया है। मछली पालन पर, मिल्क प्रोडक्ट्स के निर्माण, प्रोडक्ट्स को लेकर जो होना है उसको लेकर ध्यान दिया गया है। प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाने की बात की जा रही है, यानी कि चारों तरफ से कैसे आर्थिक तौर पर किसान समृद्ध हो सके, इसको लेकर फोकस किया गया। देखिए, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और आज से नहीं, उस समय से मानते हैं जब किसानी कम स्तर पे होती थी। और सबसे बड़ी बात आपको कहूं मैं, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा होने के साथ साथ छत्तीसगढ़ से भगवान जगन्नाथ जी के प्रसाद के लिए चावल यहां से देवभोग से जाता रहा है। इसलिए छत्तीसगढ़ धान के लिए, चावल के लिए बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ का चावल इतना सुगंधित होता है कि भगवान को उसका भोग लगता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने जब अयोध्या में राम मंदिर का प्रतिष्ठा हुआ तब यहीं से चावल भेजे और पहला जो खीर बनता है उसको श्री राम जी को भोग लगा। ये हमारा छत्तीसगढ़ वासियों को सौभाग्य की बात है। और जहां तक मैं किस बात करना चाहता हूं, विष्णुदेव साय सरकार ने किसानों को जो सम्मान दिया है उसमें पूरे भारतवर्ष में हम किसानों को सबसे ज्यादा अंतर की राशि दे रहे हैं। एमएसपी के
साथ जोड़ करके उनको हम 3100 रुपया दे रहे हैं और इससे कुछ किसान खुशान है। पिछले दिनों होली के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रतिज्ञा किया था, प्रॉमिस किया था कि हम किसानों का होली अच्छे से मनने देंगे। 10,324 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर किए, जिससे किसान उत्साहित है और आने वाले समय में अन्य प्रकार के भी दलहन, तिलहन, सूर्यमुखी, मूंगफली आदि का भी करेंगे और कृषि को बड़े पढ़े लिखे लोग भी, ग्रेजुएट लोग भी, इंजीनियर लोग भी, डॉक्टर लोग भी आजकल किसानी करना चाहते हैं और उसमें ऐसा लगता है कि नौकरी से ज्यादा अच्छा किसानी है। घर में रहें, परिवार के साथ रहें, धरती माँ की सेवा करें, छत्तीसगढ़ महातारी की सेवा करें और हम किसान बने रहें। और किसान बनना, छत्तीसगढ़ का किसान बनना, ये सौभाग्य की बात है हमारे लोगों के लिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है, सौभाग्य की बात है और खासतौर पर जब आपको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार का साथ मिल जाता है, हाथ मिल जाता है, तो कहीं आप स्वावलंबन की दिशा में मजबूती से कदम रखते हैं, क्योंकि एक तरफ आपको आर्थिक पर जो चिंता होती है उससे भी आप मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था कर दी जाती है। आपके पास जो पशुधन है उसको बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास हो रहे हैं, उसके लिए अलग से फंड 18 करोड़ रुपए का नस्ल सुधारने के लिए दिया जा रहा है। तो वही मत्स्य पालन के लिए भी यहाँ पर विशेष प्रावधान किए गए हैं, तो इसका भी मैं जिक्र करना चाहूंगा। पारसनाथ साहू जी, ये जो पशुधन की बात होती है, मत्स्य पालन की बात होती है या फिर नेचुरल फार्मिंग की जो बात होती है, इससे कितना प्रोत्साहन इन प्रावधानों के जरिए मिल पा रहा है या किसानों के जीवन में कैसे बदलाव देख रहे हैं? अभी मत्स्य पालन का लाभ उतना तो नहीं दिख रहा है, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कृषि सेक्टर में इतने जगह है कि हम लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। बेरोजगारी खत्म हो सकती है कृषि सेक्टर में अगर अच्छे से ध्यान दिया जाए, निरंतर समीक्षा किया जाए, कृषि विभाग और किसानों के बीच बैठकर नीति नियम बनाया जाए, तो निश्चित रूप से कृषि का दर्जा बहुत अच्छा है, था और आगे भी रहेगा। किंतु योजनाएं बना देने से उसका रिजल्ट नहीं दिखता। मत्स्य पालन में बहुत सारी संभावना है, पशुपालन में भी है, तो हर क्षेत्र में। बिल्कुल, लेकिन ये इस साल के बजट के लिए है पारसनाथ जी, इस साल का क्योंकि प्रोस्पेक्टिव बजट है ये, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। 90 करोड़ से रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का आधुनिकीकरण करने की बात भी कही गई है। 600 करोड़ दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन मजदूर कल्याण योजना के लिए आवंटित किए गए हैं। जो भूमिहीन मजदूर या किसान हैं उनको लेकर भी एक बड़ी कोशिश की गई है, इसको कितना सराहते हैं आप? इससे कितना संबल उनको मिल पाएगा? देखो, फूड प्रोसेसिंग संयंत्र के बारे में आपने कहा, ये हर साल के बजट में सुनने को मिलता है, परंतु फील्ड में अभी तक इसकी उपलब्धि बहुत अच्छा तो नहीं हो पाया है। शासन को चाहिए इस पर विशेष ध्यान देते हुए फूड प्रोसेसिंग संयंत्र को स्थापित किया जाए, जिससे किसानों को उसके सब्जी, फल, दूध, ये उसके आधुनिकीकरण को लेकर ये बजट का प्रावधान हुआ है और महंगाई के मार से भी उसको निजात मिलेगी जनता को। बिल्कुल, ये आधुनिकीकरण करने की बात हुई है यहाँ पर प्रोसेसिंग प्लांट्स की, इस पर भी हम बात करेंगे पुरंदर जी से, लेकिन चूंकि रुद्रावस्थी जी जुड़े हुए हैं उनसे भी मैं इस पहलू पे और बात करना चाहता हूँ। रुद्रावस्थी जी, इस मामले को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा विषय हो जाता है कि 90 करोड़ रुपए रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर के मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट के लिए दिए जा रहे हैं। 600 करोड़ दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन मजदूर कल्याण योजना के तहत आवंटित किए जा रहे हैं। ये इस साल का बजट प्रोस्पेक्टिव है, इससे कितना किसानों को एक बल मिलेगा, एक सहयोग होगा, आर्थिक तौर पर वो कैसे सक्षम हो पाएंगे? देखिए, खेती किसानी की जब भी बात होती है तो उसमें प्रमुख बात यह है कि केवल जो खेत में हम अनाज उगाते हैं उससे ही हमारी आर्थिकी मजबूत नहीं हो सकती। उसके साथ साथ उसके और भी अंग हैं, जैसे मत्स्य पालन की बात है, मछली पालन है, मुर्गी पालन है, और खास करके जो पशु पालन मैंने दुग्ध उत्पादन है, दुग्ध उत्पादन को भी ज्यादा फायदेमंद बनाए जाने के लिए प्रयास तो वर्षों से हो रहे हैं। दुग्ध क्रांति की बात हुई है, श्वेत क्रांति की बात हुई है, उस मामले में अलग अलग स्तर पर सहकारिता का और कोऑपरेटिव का भी उपयोग हुआ है। लेकिन मुख्य चीज ये है कि ये जो मार्केटिंग उसको कैसे मिले, दूसरी तरह से ये प्रोसेसिंग कैसे हो। हमारे पास जहां प्रोडक्शन है, ये दूध या
ये जितने भी उत्पाद होते हैं हमारे इस तरह के पशुपालन के, उसमें इस बात की बहुत संभावना रहती है कि अगर उसको एक समय सीमा तक सुरक्षित नहीं रखेंगे तो वो खराब हो जाता है, उससे दाम नहीं मिल पाता हमारे उत्पादकों को। तो ये जो अगर ये प्रावधान है, देखिए अभी ये किसान नेता एक बात कह रहे थे कि इसका जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं देता। मैं उसको इस नजरिए से देखता हूं कि अगर सरकार ने सोचा है, उसकी इच्छा शक्ति है कि वो ये बनाना चाहती है प्रोसेसिंग यूनिट, तो उसके लिए उसने प्रावधान किया है, बजट में प्रावधान करेंगे, आप योजना बनाएंगे, उस दिशा में आप फिर पहल करेंगे तो आने वाले समय में उसके नतीजे तो जाहिर सी बात है दिखेंगे। तो ये मैदानी क्षेत्रों में जहां पशुपालन को एक फायदे का धंधा के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए, उसके लिए जो प्रावधान हुए हैं। दूसरा, ये जो खेतीहर मजदूरों के लिए, क्योंकि मजदूर भी हमारी खेती के हिस्से में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, अगर वो उनकी मजबूती होगी तो आने वाले समय में हम किसी भी क्षेत्र में काम करें, जैसा कि उन्होंने भी एक बात कही कि इससे रोजगार अधिक से अधिक लोगों को दिया जा सकता है, निश्चित रूप से दिया जा सकता है। तो ये जो प्रावधान जो दिखाई दे रहे हैं, ये सरकार की इच्छा शक्ति का प्रतीक है। और जो मैं कहता हूं कि अगर उसमें ईमानदारी से उसका पालन होके आने वाले समय में उस दिशा में ठोस कदम भी बढ़ाए जाएंगे तो निश्चित रूप से नतीजे दिखेंगे। आखिर हमारे चारों तरफ जो विकास दिखाई देता है, उसकी शुरुआत कहीं न कहीं तो बजट के प्रावधानों से होती है, तब तो हम वो आने कभी वो मूर्त रूप ले सकते हैं। तो ये सरकार की नीयत निश्चित रूप से इसमें साफ नजर आ रही है कि वो चाहती है कि किसानों को एक इस तरह का चौतरफा उसको मदद मिले कि वो उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके, वो मजबूत बन सके, और वो भी जो समाज की मुख्य धारा में बाकी क्षेत्र से जो कारखाने या बाकी क्षेत्रों में जुड़े हुए लोग हैं उसी के मुकाबले में भी खड़े हो सके, उसकी आमदनी बढ़े, इस दिशा में इसका ये प्रयास है। और ये मैं समझता हूं कि ये ऐसी चीजें हैं कि जो सतत चलने वाली है। आपने अभी कर दिया प्रावधान, बात खत्म हो गई, इससे काम तो नहीं चलता। ये तो सतत प्रक्रिया है कि इसके साथ साथ और भविष्य को भी देखना पड़ेगा कि 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद इसमें किस तरह की परिस्थितियां आएंगी। कृषि यूनिट वगैरह लगाए जाएं। अभी बिलासपुर और रायपुर ये इसका जो प्रावधान किया गया है, मैं समझता हूं कि आने वाले समय छोटे छोटे कदमों से ही हम मंजिल तक पहुंचते हैं और यही एक बड़ी सफलता हासिल होती है। और जब सफलता हासिल होती है तब ये मालूम पड़ता है कि हमने जो कदम उठाए थे वो कितने कारगर साबित हुए हैं। तो बहरहाल, लेकिन ये जो विश्वास जो पैदा होता है किसानों के बीच में कि उनका जीवन बदलने वाला है या जीवन बदल रहा है, ये कहीं ना कहीं ये योजना ही साबित करती है कि धीरे धीरे जो सही किस्तों में ही कह लीजिए या जैसे भी कह लीजिए, उसके जरिए ही ये बदलाव संभव हो पाया है। अब अगर आप प्राकृतिक तौर पर खेती करने की बात करें तो उसके लिए भी खास तौर पर प्रावधान किया गया है। रसायनों के इस्तेमाल को कम से कम करने के लिए, किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान पुरंदर जी किया गया है। तो ये भी अपने आप में एक नवाचार की सोच यहाँ मालूम पड़ती है। 5 HP तक के जो पंप को लेकर जो बिजली का बिल आता है उसको भी मुफ्त में दिया जा रहा है, इससे भी एक अलग प्रोत्साहन मिलता है। देखिए, जो विष्णुदेव साय सरकार की इच्छा शक्ति है उसमें किसानों को आगे बढ़ाने का मेन है। जैसे आप अभी रुद्रावसी जी से बात करते हैं, दूध प्रोसेसिंग यूनिट का, दीनदयाल भूमिहार किसानों का, ये सब बातों को समाहित करके, जैसे ब्याज मुक्त ऋण, इसकी कल्पना हमने किया। कृषि उन्नत योजना के लिए हमने 10,000 करोड़ दिया, कृषि पंपों के लिए हमने 5500 करोड़ रुपया दिया। तो ये सब जो बातें हैं, मैं उसका एक अलग टाइप का एनालिसिस करता हूं। यदि कोई पढ़ा लिखा रोजगार बॉम्बे जाता है, दिल्ली जाता है, मद्रास जाता है और नौकरी करता है, कितना कमाता है, 30,000 40,000 का पैकेज में जाता है, परंतु यदि घर बैठे 5 एकड़ का किसान यदि खेती लगाता है और 21 क्विंटल धान 31 रुपए के भाव से यदि बेचता है तो उसको 3,25,000 रुपया साल का मिलता है। और मैं मानता हूं कि खेती में खर्चा भी होता है, यदि खर्चा का 50% हम कम कर दें तो फिर भी 15,000 रुपया महीना एक युवक को मिलता है जो पढ़ा लिखा बाहर जाकर के माँ बाप को छोड़ के, परिवार को छोड़ के, छत्तीसगढ़ को छोड़ के जाता है, उसको मिलता है। परंतु घर में रह करके बच्चों के साथ रह के, माँ बाप का सेवा करके, धरती माँ का सेवा करके, छत्तीसगढ़ के लोगों को सेवा करके 15,000 रुपये विष्णुदेव की सरकार एक आदमी का 5 एकड़ किसान का सुनिश्चित कर दिया। इसीलिए खेती को बढ़ावा देने के लिए, किसानों को बढ़ावा देने के लिए, दूध दही को बढ़ावा देने के लिए, पशुधन को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रकार से दलहन तिलहन
काम को करके यदि घर में खुशहाल रह के किसान रहेगा तो भी अपना जीवन अपन खुशहाली से कर पाएगा, यही मेरा सोचना है। बिल्कुल, ग्रामीण विकास की तरफ फोकस किया गया है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इससे मजबूती तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन साथ साथ ग्राम के विकास के लिए पीएम आवास ग्रामीण के तहत 4000 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। ऋण मुक्त ब्याज की बात हम पहले ही कर चुके हैं। ये जो प्रयास है भले ही छोटे कदमों से किए गए प्रयास है, लेकिन इसका जब कलेक्टिव परिणाम आता है, जब आप संपूर्णता की तरफ देखते हैं, जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पर दिखाई देता है और इसका बदलाव धीरे धीरे दिखाई देगा। और यही वजह है कि किसान जो है वो अब उन्नत फसल की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके अंदर एक नया बदलाव हम देखते हैं, उनकी परचेसिंग पावर बढ़ गई है, लगातार वो खरीदारी करते हैं। त्योहारों में देखते हैं कि किसान गाँव से आते हैं, बड़ी खरीदारी वो करने लगे हैं, गाड़ियां बिकने लगी है और कहीं ना कहीं उन्नत होता किसान, खुशहाल होता किसान प्रदेश की उन्नति का भी एक प्रतीक है, संदेश है। हमारे पास चूंकि समय का अभाव है इसलिए रुकना होगा। बहुत शुक्रिया पुरेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, पारसनाथ साहू जी आपका, रुद्र अवस्थी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आने वाले समय में किसान की जो पहचान है वो और ज्यादा समृद्ध होगी, किसान की जो पहचान है उससे छत्तीसगढ़ की पहचान होगी, इसी उम्मीद के साथ कि धान का कटोरा फिर से एक बार समृद्धि की जो गति है उसको और दुगना करे, आगे भविष्य में देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।